हेलो, राधे राधे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके में गुप्तकालीन साहित्य कला और वास्तुकला के नाम से टॉपिक दिया गया है और ये फर्स्ट टॉपिक है अपने हिस्ट्री में सिलेबस का। तो आज हम यहीं से हमारे फर्स्ट ग्रेड की क्लासों की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गुप्तकाल जो है इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ अपने नोट्स बनाते रहें। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 कंटेंट का मैटर मैंने एक ही जगह इंक्लूड किया हुआ है। तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम ही आप देख लेना कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो गुप्तकाल जो है, गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। गुप्तकाल 300 से 600 ईस्वी का काल माना जाता है। गुप्त कौन थे, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, तो गुप्तों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें पहला मत है केपी जायसवाल का। तो केपी जायसवाल गुप्तों को शूद्र कहते हैं। वहीं ओझा और रमेश चंद्र मजूमदार गुप्तों को क्षत्रिय बताते हैं। ठीक है, अब कुछ विद्वान और हैं जिन्होंने गुप्त काल के बारे में अलग अलग डेफिनेशन दी थी। जैसे कि अपने एल.डी. बर्नेट थे, उन्होंने गुप्त काल को पेराक्लीज युग के नाम से संबोधित किया। पेराक्लीज को बोला जाता है एथेंस का स्वर्ण काल। ठीक है, एलिजाबेथ युग अथवा स्टुअर्ट काल की संज्ञा दी थी B.A. स्मिथ, यानी कि विंसेंट स्मिथ ने इसको एलिजाबेथ युग की संज्ञा दी थी। ठीक है, वहीं भारत का स्वर्ण काल K.M. मुंशी जी ने बोला था। ठीक है, श्रेण्य काल इसको बोला था R.C. मजूमदार ने गुप्त काल को। ठीक है, श्रेण्य काल प्राचीन यूरोप का शास्त्र काल माना जाता है। ठीक है, और गुप्त काल को भारत में R.C. मजूमदार ने श्रेण्य काल की संज्ञा दी थी। ठीक है, साहित्य की दृष्टि से पुनर्जागरण का काल बोला था मैक्स मुलर जी ने। ठीक है, और गुप्तकालीन जो कला है उसको पुनर्जागरण कला बोला था R.D. बैनर्जी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो भारत का स्वर्ण काल बोला था K.M. मुंशी ने, ये अपने फर्स्ट ग्रेड में आया है एक बार, तो आप इनको हल्के में ना लें, आप इनके नोट्स बना लें। ठीक है जी, नेक्स्ट है अपने जो प्रोफेसर हेमचंद्र चौधरी व श्रीराम गोयल थे, उन्होंने बोला था कि गुप्त ब्राह्मण थे। ठीक है, और रोमिला थापर ने गुप्तों को वैश्य कहा था, और चंद्र गोमिन के व्याकरण में गुप्तों को जट अथवा जाट कहा गया है। ठीक है, यहाँ हम ये एक परिचय मिल पाता है कि गुप्त कौन थे और गुप्त काल के बारे में किन किन विद्वानों ने क्या क्या बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है आपको एक नोट डाल के लिखना है चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसने अपने पूना ताम्रपत्र में अपने धरण गोत्र का उल्लेख किया है। ठीक है, प्रभावती गुप्त का विवाह बाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ हुआ था, जो कि विष्णुवर्धीय गोत्र का था। ठीक है, ब्राह्मण था। यह धरण गोत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले गुप्तों के उत्पत्ति के बारे में तो देख रहे हैं कि गुप्त कौन थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि धरण गोत्र का उल्लेख कहीं ना कहीं उसका संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से माना जाता है। ठीक है, अब हमें टॉपिक तो दिया गया है कि गुप्त काल में वास्तुकला साहित्य का विकास, लेकिन देखो आपको है ना गुप्त शासकों के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभिलेख लगवाए थे। उनके दरबार में कौन कौन से साहित्यकार थे, उन्होंने किस क्षेत्र में कौन सा कार्य किया, तो इसके लिए क्या है आपको शासकों के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम कुछ गुप्त शासकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त है, इसको गुप्तों का आदि पुरुष, गूढ़ पुरुष अथवा गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, एक चीनी यात्री थे इत सिंह, उन्होंने श्रीगुप्त को चेली केनो कहा।
ठीक है। श्री गुप्त ने पतन मृगराय मंदिर का निर्माण चीनी भिक्षुओं हेतु करवाया। अब जैसे ये है यहाँ पे श्री पतन मृगराय, तो ये अपने वास्तुकला में आता है मंदिर। तो ये पूछा जा सकता है कि श्री पतन मृगराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण श्री गुप्त ने करवाया था, जो कि गुप्तों का आदि पुरुष, गूढ़ पुरुष अथवा गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इसका काल था 319 से 335 ईस्वी माना जाता है। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इसने गुप्त संवत चलाया था 9 मार्च 319 ईस्वी में राजा बनने के साथ ही। ठीक है। ये गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। RAS प्री में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इसने कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। ऐसा करने वाला ये प्रथम शासक था जिसने अपनी रानी के नाम पर पहली बार सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। तो भारतीय इतिहास की प्रथम राजकुमारी जिसके नाम के सिक्के चलाए गए वो थी कुमार देवी। और इन सिक्कों का नाम अथवा प्रकार, इनको राजा रानी प्रकार के सिक्के, कुमार देवी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के आदि नामों से भी जाना जाता था। ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद आता है समुद्रगुप्त। इसका शासनकाल था 336 से 375 ईस्वी। फ्रेंड्स, मैं स्पीड तेज़ रखूँगी क्योंकि अपना टॉपिक बड़ा है। अपना टॉपिक को मैं कोशिश करूँगी कि इसको 2 वीडियोज़ में और मैक्सिमम 3 वीडियोज़ में इसके MCQs, PYQ, नोट्स वगैरह सब आपको कंप्लीट करवा दूँ। और कोशिश करूँगी कि एवरी वीडियो सिर्फ 20 मिनट की हो, यानी कि 1 घंटे के मैटर में आपका 2 नंबर पक्के। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। इसे अशोक का कौशाम्बी अभिलेख भी उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति में अशोक का कौशाम्बी अभिलेख भी उत्कीर्ण है। ठीक है। यह टोटल 33 लाइनों में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। अगर इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना करी थी हरिसेन ने। इसके जो उत्कीर्णकर्ता थे वो थे तिलभट्ट। इसकी भाषा है संस्कृत। शैली है चंपू, यानी कि गद्य और पद्य दोनों का जो मिक्सचर रूप है उसको चंपू बोला जाता है। लिपि ब्राह्मी। इस पर बीरबल व जहांगीर के लेख भी उत्कीर्ण हैं। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया तथा इसके शरीर पर 100 घावों का उल्लेख है। ठीक है। और इसमें समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख है। SG का मतलब है समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख भी मिलता है। साथ ही साथ इसमें इस समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र की उपाधि भी दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना जो बिसेंट स्मिथ थे, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि क्या प्रयाग प्रशस्ति में 4 ऑप्शन थे, इसमें से किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो उस टाइम वहाँ पे आंसर था अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता है। ठीक है। अब इसने क्या है, अपने विजय अभियान चलाए थे। उत्तर में विजय, दक्षिण में विजय अभियान, पूर्व में विजय अभियान, पश्चिम में विजय अभियान। तो इन अभियानों के दौरान इसकी क्या क्या नीतियाँ रहीं, कहाँ प्रत्यक्ष शासन किया, कहाँ अप्रत्यक्ष शासन किया, इसको देखेंगे। ठीक है। तो उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था। ठीक है। हमें जो अपना प्रयाग प्रशस्ति है इसकी 21वीं लाइन में आर्यावर्त युद्ध, यानी कि उत्तर में जो युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में जानकारी मिलती है 21वीं लाइन में। ठीक है। यहाँ उत्तर में इसने जो नीति अपनाई थी वो थी प्रसबोधरण, यानी कि जड़ से उखाड़ फेंकने की नीति को अपनाया था। और उत्तरापथ में कुल 12 राजाओं को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। अब बात करते हैं दक्षिण विजय। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी 19वीं व 20वीं लाइन में हमें दक्षिण विजय का उल्लेख मिलता है। इस विजय को दक्षिणापथ भी कहा जाता है। यहाँ पर भी 12 राजाओं को पराजित किया था और नीति थी अपनी घृणा मोक्ष अनुग्रह। ठीक है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन को अपनाया था, यानी कि कर लेकर छोड़ दिया। ठीक है। दक्षिण विजय को धर्म विजय किसने कहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में। तो प्रोफेसर राय जो चौधरी हैं उन्होंने दक्षिण की विजय को धर्म विजय भी कहा है। ठीक है। अगर बात करें कि आठवीं जाति पर विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की कौन सी लाइन में मिलता है, तो वो 21वीं लाइन में मिलता है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पूरब में विजय।
तो पूरब में विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं लाइन में मिलता है और इसके समय उसने नीति अपनाई थी सर्व कर दानम, आज्ञा करणम, प्रणाम आगमन। ठीक है, और उसकी पूरब विजय का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धरणी बंद, यानी कि संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना करना समुद्रगुप्त की पूर्व विजय का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम विजय। तो पश्चिम में उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, और इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं व 24वीं लाइन में मिलता है। और उसने जो नीति अपनाई थी वो थी आत्मनिवेदनम, कन्योपायन, गुरुत्व मंदक, स्व विषय अथवा भुक्ति शासक याचना। ठीक है, अब यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक एवं कुषाणों पर जो विजय प्राप्त करी थी समुद्रगुप्त ने, उसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की कौन सी लाइन में मिलता है? तो इसका उल्लेख 23वीं व 24वीं लाइन में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको नोट डाल के लिखना है कि जो अपना एरन अभिलेख था उसमें समुद्रगुप्त को प्रसन्न होने पर तो कुबेर के समान बताया गया है और रुष्ट होने पर यमराज के समान बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद अपना रामगुप्त शासक बना। तो रामगुप्त का क्या था, इसमें 1-2 चीज़ें याद करने लायक हैं कि इसने शकों का आक्रमण जब शकों का आक्रमण हुआ रामगुप्त के शासन में, तो इसने अपनी पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, उसको ही शकों को सौंप दिया था। ठीक है, तो इसका जो भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने ध्रुव स्वामिनी को स्वतंत्र करवाया और रामगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, इस कथा का जो संपूर्ण उल्लेख है वो विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने अपने ग्रंथ देवी चंद्रगुप्तम में किया है इस पूरी घटना का उल्लेख। ठीक है, और रामगुप्त का उल्लेख बाण भट्ट के हर्षचरित्र व राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, रामगुप्त की हत्या के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासनकाल था वो था 380 से 412 ईस्वी। ठीक है जी, और इसकी जो उपाधियाँ थी वो थी देवराज, देवगुप्त, देवश्री। ठीक है, और इसको सकारी यानी कि शकों को खा जाने वाला भी कहा गया है। ठीक है, इसके अन्य कुछ और उपाधियाँ हैं, विक्रमादित्य, परम भागवत, परम भट्टारक और अप्रतिरथ। ठीक है, ये जो विक्रमादित्य है, परम भागवत और परम भट्टारक, ये धारण करने वाला यह गुप्त वंश का प्रथम शासक था। और इसने जो अप्रतिरथ की उपाधि धारण की, यह उपाधि इसके पिता समुद्रगुप्त ने भी धारण करी और साथ ही साथ इसने चंद्रगुप्त सेकंड ने भी धारण करी। इसकी 2 पत्नियां थी, ध्रुव स्वामिनी और उसके पुत्र का नाम था स्कंदगुप्त और कुबेरनाग। कुबेरनाग से इसको पुत्री प्राप्त हुई, उसका नाम था प्रभावती। वही प्रभावती जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि उसने अपने धरण गोत्र वाला जो सीन पढ़ा था ना, वही। तो इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ कर गुप्त बाकाटक शक्तिशाली गठबंधन स्थापित किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बाकाटकों की सहायता से शक शासक रुद्रसेन थर्ड को पराजित कर पश्चिम भारत से शकों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, इसलिए इसे शाकाहारी कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को शाकाहारी यानी कि शकों को खा जाने वाले की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने चांदी के व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ऐसा करने वाला प्रथम गुप्त शासक है, यानी कि जो सोने के सिक्के हैं वो तो चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, और चांदी के सिक्के जो सबसे पहले गुप्त शासकों में किसी ने चलाए थे तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको ध्यान रखना है। इसके दरबार में नवरत्न थे, उनका नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन नवरत्नों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले थे अमर सिंह जो कि कोषाकार थे, बारामिहिर खगोल शास्त्री थे, धनवंतरी चिकित्सक थे, शंकु वास्तुकार थे, कालिदास लेखक थे, बर्रुचि व्याकरण के ज्ञाता थे, छप्पनक ज्योतिष के ज्ञाता थे, बेताल भट्ट जादूगर थे और घटकरपट कूटनीतिज्ञ थे। आपको ये नवरत्न के नाम याद रखने हैं एज इट इज़। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ऑप्शन में पूछा जाता है कि आर्यभट्ट देखे कि क्या ये नवरत्नों में शामिल था, तो जी नहीं, आर्यभट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ठीक है, दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र नामक शासक का उल्लेख किया गया है जिसका समीकरण चंद्रगुप्त सेकंड के साथ किया जाता है। ठीक है,
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के शासन के समय फाहियान आया था। यह 319 से 4 से 14 ईस्वी तक भारत में रहा था और इसका ग्रंथ था फोको की। ठीक है। जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसने अपनी फर्स्ट राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और सेकंड राजधानी उज्जैन को बनाया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट शासक आता है अपना महेंद्र द्वितीय अथवा कुमारगुप्त प्रथम। महेंद्र द्वितीय अथवा कुमारगुप्त को हेनसांग ने शकादित्य कहा था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय कुमारगुप्त को जाता है। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है। ठीक है, यह प्रथम शासक है जिसके अभिलेख बांग्लादेश से भी प्राप्त होते हैं, यानी कि अपने देश से बाहर किसी अन्य देश में भी जिसने अभिलेख लगाए ऐसा गुप्त शासक कौन था, तो वो था कुमारगुप्त प्रथम, और जिस देश में लगाए उस देश का नाम था बांग्लादेश। ठीक है। मध्य भारत में चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय कुमारगुप्त को जाता है। ठीक है, इसने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया जो कि इसके शैव अनुयायी होने का प्रमाण देता है। ठीक है, इसके समय में नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना हुई। जो अपना नालंदा बौद्ध विहार के बारे में जान लेते हैं कि यह बिहार में है। यह महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। नालंदा जो विश्वविद्यालय, यहाँ पर धर्मगंज नाम का पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय के 3 भाग हैं, रत्नरंजक, रत्नसागर, रत्नोदधि। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि धर्मगंज पुस्तकालय का निम्न में से कौन सा भाग नहीं है, तो इसके 3 भाग है, रत्नरंजक, रत्नसागर और रत्नोदधि। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपना जो चीनी यात्री है हेनसांग, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और उसने यहाँ नालंदा में शिक्षा प्राप्त करी थी। नहीं सॉरी, ये कुमारगुप्त के शासनकाल में आया था। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, और यह जब अपना ये हेनसांग है अपने देश वापस गया था तो ये 6000 बौद्ध ग्रंथ अपने साथ ले गया था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है तुमेन अभिलेख में कुमारगुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर्य की भांति शांत कहा गया है। ठीक है, इसके काल में अंतिम समय में पुष्यमित्र एवं हूर्णों का आक्रमण हुआ था जिसका दमन करने के लिए इसने स्कंदगुप्त को भेजा था। ठीक है, और स्कंदगुप्त ने इन पुष्यमित्र और हूर्णों को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट शासक है स्कंदगुप्त। तो यह गुप्त वंशाली का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। इसने हूर्णों को पराजित किया था। इसका जो उल्लेख है वह जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। स्कंदगुप्त ने जो हूर्णों को पराजित किया ना, उसके बारे में हमें जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें जो हूर्ण है उनको मलिक्ष कहा गया है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये हूर्ण कौन थे, तो ये एक मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी और हूर्ण नेता जो तोरमाण था उस तोरमाण को स्कंदगुप्त ने पराजित करा था। ठीक है, और इसको पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, हूर्णों के आक्रमण के समय स्कंदगुप्त के सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट की गई, अतः सिक्कों का वजन भी सर्वाधिक था। इसलिए सर्वाधिक जो वजनी सिक्के हैं वो स्कंदगुप्त के शासनकाल के हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक अपना अभिलेख और आता है भीतरी स्तंभलेख। तो इस भीतरी स्तंभलेख में पुष्यमित्रों के साथ युद्ध का विवरण मिलता है और स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र के गवर्नर था पर्णदत्त व उसका पुत्र था चक्रपालिन, उसकी देखरेख में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया तथा इसके किनारे विष्णु मंदिर बनवाया। आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा गुप्त जो वंश है उसका जो अंतिम शासक है वो है भानुगुप्त। भानुगुप्त के समय पर मालवा पर तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल का अधिकार था। इसने हूर्णों को पराजित करने हेतु गोपराज के नेतृत्व में सेना भेजी। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो गोपराज के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी ना, तो इस गोपराज ने मिहिरकुल को तो पराजित कर दिया लेकिन गोपराज वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, अब ये तो ठीक है, लेकिन गोपराज की जो पत्नी है उन्होंने सती व्रत का पालन किया जिसे भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण माना जाता है। इस सती होने का उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और गोपराज की स्मृति में भानुगुप्त ने एमपी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगर किसी को गोपराज की पत्नी का नाम मिले तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना, मुझे कहीं मिला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे फीडबैक देना। अगर आपको अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला तो मैं अपने और आगे कैरी ऑन करूँगी। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड और आएंगे, यानी कि आपको कुल 60 से 70 मिनट की क्लास में आपका पूरा गुप्तकालीन कला साहित्य संस्कृति कंप्लीट हो जाएगा, जो न केवल आपके फर्स्ट ग्रेड में काम आएगा बल्कि आरएएस, पटवारी, बीडीओ, इन सारे एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।